friends, I'm Raki. In this video, I'll make you learn about or I'll make you introduce with significance of hyperconjugation. Okay, so I hope you must have revised the concepts regarding the hyperconjugation effect. So please, keeping all those concepts in your mind, let's start the significance of hyperconjugation. Friends, as you know, अगर मैं कंपेयर करूं हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट को और रेजोनेंस इफेक्ट को, तो देखा जाएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो मैं आई कैन से कि जो हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो वीकर इफेक्ट है कंपैरिजन टू रेजोनेंस इफेक्ट. लेकिन वीकर होने के बावजूद भी हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट इज वेरी यूजफुल in some of the organic molecules in explaining some of the organic molecules. Fine. So don't think कि hyperconjugation being weaker effect is lower quality of effect or there is no significance about this effect. Yes, there are significance relating to hyperconjugation, and I must make it clear to you कि hyperconjugation effect, mesomeric effect, electromeric effect and inductive effect, these all effects are very very important from the point of view of your competitive exams as well as your board exams also. Fine. So always and always, if you are in the stream of chemistry, then please you should have in your brain these all effects, because the reasoning questions which are coming in your examinations are relating to these effects only. कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ये इफेक्ट्स, इनमें से कोई भी इफेक्ट्स काम आएगा ही आएगा आपको. सो प्लीज द इफेक्ट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, माय प्रीवियस इफेक्ट्स, द इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड नाउ द हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट. डू मेमोराइज देम, डू लर्न देम, डू प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशंस पार्ट आल्सो. और अगर आपको उनकी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा. ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट. फाइन. तो आइए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप. ठीक है, सी दी एल्काइल, जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है. तो द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल, दैट मींस CH3 एंड अदर एल्काइल ग्रुप्स कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट. याद रखिए, जितने भी हमारे डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं. मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ और उस रिएक्शन में एज अ रिएजेंट मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का की तरह कोई रिएजेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही जाके अटैक करेगा. जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ना, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव का ही मिलेगा, ना कि मेटा का मिलेगा. इन केस अगर मेरे पास कोई ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस है, तो याद रखिएगा कि बेंजीन रिंग अगर मैं एज अ रिएक्टेंट ले लियो, कोई मेरे पास ऐसा रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो मेटा पोजीशन पे बेंजीन की जाके अटैक करेगा. तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटा बनेगा, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी ओवर हियर. The ortho-para directive influence of methyl and other alkyl groups can be easily explained on the basis of hyperconjugation. देखिए, मेरे पास यहाँ ही डबल बॉन्ड है. ठीक है, ये दो कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड. इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में मेरे पास एक कार्बन एटम है. इस कार्बन एटम पे आई एम हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन. मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं. ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हाइपरकॉन्जुगेशन होगा. ये वाला जो बॉन्ड है मेरा सिग्मा बॉन्ड है, हैविंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये टूटेगा और यहाँ मेरे पास एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस कार्बन एटम पे आ जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा हाइड्रोजन है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर है, ये मेरा एज अ फ्री प्रोटॉन बन गया. लेकिन मैंने आपको एक वीडियो पहले बताया था कि ये फ्री प्रोटॉन दिखने में फ्री प्रोटॉन है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी भी क्वाइट फॉर्मली बाउंड अप है विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो ये यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इससे भी ये फर्मली बाउंड अप है. फाइन. तो इस तरह का मेरे को स्ट्रक्चर मिलेगा, सिर्फ मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा. तो आप देख सकते हैं इस कार्बन एटम पे मेरे पास आ गया नेगेटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज, अब जैसे मैं बता रही हूँ रेजोनेंस होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले यहाँ पर इन दो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लगाएगा. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं मेरे पास. अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, और फिर ये वाला जो बॉन्ड है टू, इसका जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस वाले कार्बन एटम पे आ जाएंगे। देखिए इस वाले बॉन्ड के इस वाले कार्बन एटम पे आ जाएंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सो इसी तरह से 6 मोर स्ट्रक्चर्स ड्यू टू अदर अल्फा हाइड्रोजन्स और बनेंगे। अभी तो मेरे पास 1, 2 और 3 बने, इसी तरह के 6 और बनेंगे फ्रॉम अदर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। अभी एक अल्फा हाइड्रोजन से मेरे को 1, 2 एंड 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इसी तरह से अब ये 2 हाइड्रोजन्स की वजह से मेरे को 6 और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप। फाइन, अब आप देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब आप यहाँ देखिए मुझे एक बात बताइए कि ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, अगर यहाँ पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस पोजीशन पे, तो इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरी मेटा पोजीशन है और ये मेरी पैरा पोजीशन है। तो अब आप देखिए 1, 2 और 3 इन 3 स्ट्रक्चर्स में अब आप देखिए कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे मेरे पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। एज यू कैन सी कि मिथाइल ग्रुप मेरा इस पोजीशन पे अटैच है और मिथाइल ग्रुप अगर इस पोजीशन पे अटैच है, तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरी मेटा पोजीशन है और ये मेरी पैरा पोजीशन है। अब आप इन 3 कंपाउंड्स में, इन 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखिए कि ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है और पैरा पोजीशन पे आ रही है। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। दैट मीन्स इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उस कंडीशन में ज्यादा होंगे। तो इधर ऑर्थो पोजीशन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इस केस में पैरा पोजीशन में मेरे पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगेन इस केस में मेरे पास ये ऑर्थो पोजीशन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, फिर ये मेटा और फिर ये ऑर्थो। सो देयर आर 2 ऑर्थो पोजीशंस, 2 मेटा पोजीशंस एंड 1 पैरा पोजीशंस। फिर भी आप देखिए कि मेटा यहाँ पर जो मेरी मेटा पोजीशन है, यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है वो कहीं दिख रही है। सिर्फ जो दिख रही है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे दिख रही है। तो इसका रिजल्ट यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कब? व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मींस व्हेन देयर इज एन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। फाइन, तो बेंजीन तो एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में या मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है उस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिखाया दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो and para positions with respect to CH3 group I have shown with respect to CH3 group, respect to CH2 increases and hence the electrophilic substitution reaction in toluene will occur at ortho and para with the positions with respect to CH3, thus the alkyl groups are ortho and para directing। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ने कितनी अच्छी तरह से हमें ये समझाया है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्टिव होता है। दैट मीन्स व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, जब कोई मिथाइल ग्रुप की एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस होगी बेंजीन पे या कभी भी मुझे कभी कोई एल्काइल बेंजीन मिलेगा, उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे मेरे पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब देखिए कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल को मैंने बताया था कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह का कोई रिएजेंट अब अटैक करेगा, इस तरह का रिएजेंट अगर कोई अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ अटैक करेगा? जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाई इलेक्ट्रॉन्स एल्काइल बेंजीन के केस में, एल्काइल बेंजीन का मतलब है बेंजीन एंड उसके ऊपर एल्काइल, एल्काइल बेंजीन के केस में जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होती है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ई पॉजिटिव अगर अटैक करेगा एज अ रिएजेंट तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही अटैक करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उस केस के अंदर। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एल्काइल बेंजीन देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो यही चीजें मैंने यहाँ लिखी। अच्छा एक और बात, अब आपको अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी कुछ वीडियोस पहले तो आपको पता होगा मैंने आपको क्या कहा था कि हमें
IUPAC नेम के साथ साथ में कॉमन नेम्स भी याद करने हैं। तो सी इसका कॉमन, इसका वैसे मिथाइल बेंजीन है IUPAC नेम, लेकिन इसका कॉमन नेम है टोलुइन। तो याद आई फील आपने किया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दीज लाइंस। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, दैट मींस CH3 ग्रुप, इंक्रीजेस and hence the electrophilic substitution reaction in toluene and other alkyl benzenes, toluene is an alkyl benzene या और भी कोई alkyl benzenes हो, will occur at ortho and para positions with respect to the methyl group or alkyl group. Thus alkyl groups, कोई भी alkyl groups हो वो क्या होंगे, ortho and para directive होंगे, ठीक है। I hope the concept regarding the directive influence of alkyl group might have been clear to you. Moving towards second significance of hyperconjugation effect, it is shortening of carbon-carbon single bonds adjacent to multiple bond. So shortening of what? Carbon-carbon single bond adjacent, मतलब साथ में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है और उसके साथ में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट पड़ा है, अगर मेरे पास इधर डबल बॉन्ड है और इसी के एडजस्टमेंट में सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड की शॉर्टनिंग हो जाएगी। किसकी वजह से? इस डबल बॉन्ड की वजह से, इस मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। तो शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। यू कैन सी, अब देखिए ये मेरे पास डबल बॉन्ड है और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तब आप देखिए जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव, तो ये वाला बना 1 2 3। अब आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो C2 और C3 कार्बन है इसमें प्रोपीन के अंदर, ये मेरा प्रोपीन है 1 2 3, तो ये मेरा प्रोपीन है और ये C2 और C3 कार्बन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो C2 और C3 मेरे सिंगल बॉन्ड्स थे ना, इन प्रोपीन एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऑब्वियसली अब आप देख सकते हैं कि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा जो मेरा C2 और C3 सिंगल बॉन्ड था वो क्या बन जाएगा, C2 और C3 क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन C2 और C3 जो सिंगल बॉन्ड थे they acquired the double bond characters and hence is little shorter, that means shorter कितने हो गए 1.49 Armstrong, then the normal carbon carbon bond length 1.54 Armstrong in propane। देखिए अगर मैं आपको बताऊं प्रोपेन के अंदर में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस बताऊं तो इट इज 1.54, लेकिन अगर मैं प्रोपेन में आपको बताऊं कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी डिस्टेंस बताऊं तो 1.49 है। देखिए प्रोपेन में भी मेरे पास सिंगल बॉन्ड सारे के सारे उसमें 1.54 है और प्रोपेन में भी मेरे पास एक सिंगल यहाँ पर बॉन्ड है और इसकी डिस्टेंस है 1.49। तो क्यों डिफरेंस आया इन बॉन्ड लेंथ्स में? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये सिंगल बॉन्ड था इसने एक्वायर कर लिया है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में भी हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, तो उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो बॉन्ड लेंथ 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग थी वो छोटी होगी क्या हो गई 1.49 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है बड़ा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोपेन किसी कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था बिकॉज उसमें कुछ अनसैचुरेशन नहीं थी, तो उसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। तो जो बॉन्ड लेंथ थी कार्बन कार्बन के बीच में वो भी सिंगल बॉन्ड लेंथ थी, वो थी 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे हम प्रोटीन में आते हैं हमें हमारे पास अनसैचुरेशन हो जाती है और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड में भी हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर्ड दिखेगा। उसकी वजह से जो हमारा 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ थी वो शॉर्ट होकर 1.49 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द कांसेप्ट्स रिगार्डिंग द शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स adjacent to multiple bond. I hope these two significances regarding the hyperconjugation effect might have been clear to you. There are some more significances relating to hyperconjugation effects, so do watch the next video for those effects for learning. Well, that's it for me today. It's me Raghi signing out for now. Take care and goodbye.